हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष व्यास और हमारा जो चैप्टर 1 है NISM का वो आज हम क्लियर करेंगे, जो कि है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है, तो क्या है, किससे बनता है डेरिवेटिव्स, कैसे बनता है डेरिवेटिव्स का निर्माण कैसे हुआ। तो ये NISM का चैप्टर 1 है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें हम क्लियर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर करेंगे व्हाट इज़ द डेरिवेटिव्स क्या है, डेरिवेटिव का हिस्ट्री क्या है, डेरिवेटिव का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, डेरिवेटिव कहाँ से आया, ये हम आज के चैप्टर में सीखेंगे। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, तो हम इंडियन डेरिवेटिव मार्केट के बारे में देखेंगे कि इंडियन डेरिवेटिव मार्केट कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट, तो इन डेरिवेटिव मार्केट में कैसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कहाँ से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वो हम जानेंगे इस डेरिवेटिव मार्केट में। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, कितने टाइप्स के डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं, तो वो हम जानेंगे। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस रिस्क फेस बाय द पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स, तो किस टाइप्स के रिस्क वगैरह डेरिवेटिव वालों को देखना पड़ता है, किस टाइप का रिस्क होता है, तो वो हम जानेंगे आज के चैप्टर्स के अंदर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि डेरिवेटिव्स क्या है, ये क्या वर्ड है डेरिवेटिव, इसका मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव्स का मार्केट के अंदर क्यों लाया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है और अ प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है, कमोडिटी हम बोल सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये एक प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी वैल्यू एक दूसरे असेट से आती है, उस असेट को हम अंडरलाइन बोलते हैं। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई प्रोडक्ट है, उसके वैल्यू, उसकी प्राइस की जो चेंजेस है वो किसी और असेट से आ रही हो, तो उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे शुगर केन है और शुगर है, तो शुगर केन के प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो उसे हम शुगर बना सकते हैं। तो अगर शुगर केन का प्राइस अगर बढ़ता है तो शुगर का भी प्राइस बढ़ेगा, और अगर शुगर केन का प्राइस गिरता है तो शुगर का भी प्राइस गिरेगा। सो द शुगर केन इज अ अंडरलाइन असेट्स ऑफ अ शुगर। अगर कोई भी चेंजेस शुगर केन में आ रहा है तो वो सेम चेंजेस शुगर में भी देखने मिल रहा है हमें, बराबर। ये एक प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट की बात करें तो इस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक का भी अंडरलाइन असेट्स हो सकता है, और अगर उसके अंडरलाइन असेट्स में अगर चेंजेस आ रहा है, अगर उसके स्टॉक्स में चेंज आ रहा है जो कि अंडरलाइन है, जो अगर उसके स्टॉक्स में चेंजेस आ रहा है तो उसके उस असेट में भी चेंज आएगा कहीं ना कहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई, और हमने प्रोडक्ट की भी बात कर ली, जैसे कि शुगर केन है और शुगर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द हिस्ट्री एंड इवेल्युएशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हिस्ट्री एंड इवेल्युएशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में हम अब जानेंगे कि डेरिवेटिव स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसका स्टार्टिंग फेज क्या था, कब देखा गया कि डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ। तो हम 12th सेंचुरी में जाते हैं जहाँ पे यूरोपियन ट्रेड फेयर हुआ करता था। तो वहाँ पे क्या हुआ करता था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंग होती थी, यानी कि हम पैसे पहले दे देते थे, और जब हमें जो डिलीवरी डेट होती थी सेलर की, वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूट होती थी, जैसे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद की डिलीवरी डेट होती थी। तो जो प्राइस होता था उस प्रोडक्ट का, जो वो परचेस करता था, तो वो आज के डेट के प्राइस में परचेस करता था, चाहे वो 1 साल बाद में कोई भी प्राइस हो, तो उसका परचेज जो था वो आज के डेट का परचेस हुआ करता था। फिर उसके बाद 13th सेंचुरी में हमें देखा गया कि वहाँ पे वुल्फ जो थे, वुल जो होता है, कॉटन जो होता है, वो कॉटन वुल वो 20-20 साल तक एडवांस में परचेस किए जाते थे, 20 ईयर्स एडवांस में परचेस किए जाते थे। उसके बाद 1848 में, इसके बीच में भी 13th सेंचुरी के बाद भी काफ़ी डेरिवेटिव्स मतलब जो हम देखे गए थे वो, लेकिन जब ओरिजिनल डेरिवेटिव्स का जो स्टार्ट निर्माण हुआ था, जो एक्सचेंज के अंदर जो स्टार्ट हुआ था, वो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में स्टार्ट हुआ था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन वेरियस कमोडिटीज़ में कैसे, जैसे गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया, तो इन चीज़ों पे ऊपर शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स चालू कर दिए थे। यानी कि आज हम उसका डिमांड करेंगे
और उसका जो डिलीवरी डेट होगा वो काफ़ी आगे का डिलीवरी डेट होगा, 1 साल, 10 साल, 5 साल का डिलीवरी डेट होगा। मतलब बुकिंग हम आज कर लेंगे उस चीज़ का, लेकिन उसका जो डिलीवरी डेट होगा वो आगे का डिलीवरी डेट होगा। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा कुछ और एग्जांपल्स देख रहे थे हिस्ट्री एवोल्यूशंस के। 1865 में प्रॉपरली शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने पहला कदम रखा अपना एक्सचेंज ट्रेड के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। जो पहले जो शिकागो बोर्ड के अंदर वो होता था वो ओरिजिनली होता था, एक्सचेंज में नहीं होता था। तो 1865 में उन्होंने एक फर्दर स्टेप लेके एक्सचेंज में, मतलब ट्रेड एक्सचेंज में उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट को यूज़ किया, जो कि यूएस में किया था। और उसका नाम जो पड़ा उनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता था, कि पहले से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे। मतलब डिलीवरी उनकी होती थी फ्यूचर के अंदर, लेकिन हम उनका पैसा प्रीमियम जो होता था वो हम अभी दे देते थे। यानी कि हम बुकिंग कर लेते थे कोई चीज़ का, ताकि वो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने पे हमें नुकसान ना हो। उसके बाद 1973 में शिकागो बोर्ड ने ही ऑप्शन का सबसे पहला ट्रेड चालू किया था, ऑप्शन का सबसे पहला ट्रेड चालू किया था मार्केट प्लेस। शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज बिकेम द फर्स्ट मार्केट प्लेस ऑफ द ट्रेड लिस्टेड ऑप्शन। उसके बाद एक 1982 में कंसास सिटी बोर्ड इन 1982 कंसास सिटी बोर्ड ऑफ अ ट्रेड लॉन्च द फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। उन्होंने सबसे पहला इंडेक्स बनाया है 1982 के अंदर। हम आगे जाते हैं, आगे हम देखेंगे इंडियन डेरिवेटिव मार्केट। तो इंडियन डेरिवेटिव मार्केट क्या है, कहाँ कैसे चालू हुआ, कब चालू हुआ, तो वो हम जानेंगे। तो इंडियन डेरिवेटिव मार्केट जो चालू हुआ था, जो सेबी ने नवंबर 18, 1996 के अंदर 24 पीपल्स की कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर LC गुप्ता थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की 17 मार्च 1998, तो उन्होंने बोला था तभी कि डेरिवेटिव शुड बी कंसिडर एज अ सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव शुड बी कंसिडर एज अ सिक्योरिटीज़। तो उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी। फिर भी एक सेबी ने रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कि कितना मेजर रिस्क करने के लिए उन्होंने और एक कमेटी बनाई थी, जो कि अंडर प्रोफेसर JR वर्मा थी। JR वर्मा के अंडर उन्होंने और एक कमेटी बनाई डेरिवेटिव मार्केट में, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1998 अक्टूबर में। उसके बाद SBI ने परमिट किया NSE और BSE को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट लाने के लिए जून 2000 के अंदर। ओके, लेटर ऑप्शन आया जून 2001 में। और ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट, मतलब इन स्टॉक्स जो होता था, जैसे कि हम रिलायंस की बात करते हैं, L&T की बात करते हैं, तो ये इनका भी जो ऑप्शन जो चालू हुआ था वो जुलाई 2001 के अंदर चालू हुआ था। ओके, और मेट्रोपॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि हम स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कोई भी स्टेट का अगर एक्सचेंज है तो उनका डेरिवेटिव जो चालू हुआ था वो फेब 2013 में चालू हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट के प्रोडक्ट क्या है, तो इसमें क्या क्या होता था, एक फॉरवर्ड होते थे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में होता है, एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग और स्वैप्स। तो हम चारों के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और OTC, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू बाय सेल एंड अंडरलाइन असेट्स। यानी कि ये क्या, यहाँ पे क्या होता था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम पहले ही माल को बेच देते थे। मतलब हम पहले ही बुक करके रखते थे कि मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि मुझे शुगर लेना है, मुझे शुगर बाय करना है, तो मैं आज शुगर का प्राइस चल रहा है 34 रुपीज़, और मुझे शुगर चाहिए करीबन 2 साल बाद में चाहिए। मुझे शुगर अभी नहीं, मुझे 2 साल बाद में खरीदना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 साल बाद में शुगर का प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए मैं शुगर को आज ही बाय कर लेता हूँ। तो आज 34 का प्राइस था, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया फ्यूचर डेट का, जो कि 2 साल बाद का मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और उसकी प्राइस भी हमने डिसाइड कर ली है आज की ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि बिजनेसमैन है, एक फार्मर है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। जैसे कि ये अभी शुगर बेच रहा है इनको, जो पहले ही प्राइस डिसाइड कर लिए उन्होंने, और फ्यूचर डेट के साथ प्राइस डिसाइड किए उन्होंने, प्री डिसाइडेड।
इसके बाद हम जाएंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक्सचेंज के साथ ट्रेड करते हैं, जो कि हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। जैसे कि अब ये बिजनेसमैन है तो वो डायरेक्टली NSE यानी कि डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो एक्सचेंज के साथ अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। इसके बाद आते हैं हम ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट्स बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइन एसेट्स। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने एक बाइंग रखा है, हमने यहाँ पे हम गिव द राइट्स, मतलब हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं लेकिन हम उस अंडरलाइन एसेट्स को सेल नहीं कर सकते, बाय या सेल नहीं कर सकते ऑन और बिफोर द स्टेटेड डेट एट द स्टेटेड प्राइस। यानी कि कैसे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हो रहा था कि हमने शुगर बाय कर ली है, बराबर, हमने एक डिसाइडेड डेट रखी हुई है, तो उस डेट के पहले भी हम उसको बेच या खरीद सकते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे हम एक फुल प्राइस दे रहे थे। तो ऑप्शन मार्केट में क्या हो रहा है कि हम फुल प्राइस नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें राइट्स मिलेगा कि हमने जो प्राइस में बाय किया है तो उस प्राइस में रहेगा, लेकिन वो फ्यूचर में आते आते हम उसको तभी बाय या सेल कर सकते हैं जब तक उसका डेट नहीं आ जाता है। बायर ऑप्शन मतलब बायर ऑप्शन पेज प्रीमियम बाय राइट्स एंड सेलर ऑफ ऑप्शन रिसीव द प्रीमियम विथ ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइन। ऑप्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं हम स्वाइप के ऊपर। तो स्वाइप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला। स्वाइप helps participant manage risks, interest rate, currency rate and commodity price. For example मैं अगर आपको मैं बताता हूँ, ये दो कंपनीज है, कंपनी ए, तो ये दोनों कंपनीज है। तो एक कंपनी है जिसका इंटरेस्ट रेट है जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, और दूसरी जो कंपनी है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट है। अभी एक कंपनी को लग रहा है कि मुझे अभी एज अ मार्केट सिचुएशन मुझे फ्लोटिंग इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, और दूसरी कंपनी को लग रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट से, मुझे फिक्स इंटरेस्ट नहीं रखना है अभी। तो ये दो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में आती है, एक एग्रीमेंट देती है और वो बोलती है कि हम एक दूसरे का इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि वो स्वाइप करेंगे अपना इंटरेस्ट एक दूसरे को। तो ये होता है स्वाइप। और ये ज़रूरी है कि ये दोनों के जो अगर समझो लोन जो है वो सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी का कार लोन है तो दूसरी भी कंपनी का भी कार लोन ही होना चाहिए, या दूसरी कंपनी का कोई जो होम लोन है तो दूसरी कंपनी का भी होम लोन ही होना चाहिए। तो दोनों का लोन भी सेम होना चाहिए, और जो इंटरेस्ट है वो भी करीबन आसपास ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर का नहीं होना चाहिए। और अगर समझो एक कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट मतलब वो पे नहीं कर रही है, तो फिर वो स्वाइप जो होगा वही एग्रीमेंट उसका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब आता है मार्केट पार्टिसिपेंट। तो इसके मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन ट्रेड करता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसमें एक होता है हेजर, ट्रेडर और एर्बिट्रर। हेजर क्या होता है, तो हेजर इज एन एक्ट वेर एन इन्वेस्टर सीक्स टू प्रोटेक्ट अ पोजिशन और एंटीसिपेट पोजिशन इन द स्पॉट मार्केट। इट इज़ डन बाय यूजिंग एन ऑपोजिट पोजिशन इन द डेरिवेटिव। समझो कि मैंने एक स्टॉक बाय किया हुआ है रिलायंस का, 1000 क्वांटिटीज़ मैंने बाय कर लिया है रिलायंस का इक्विटी के अंदर, और रिलायंस नीचे आ गया है, मतलब डाउन साइड में चला गया, मुझे लॉस चल रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी और नीचे जाएगा ये यहाँ से। तो मैं वहाँ क्या करूँगा कि वहाँ अगर मैं हेजर हूँ तो हेजर क्या करेगा कि वो डेरिवेटिव के अंदर इसका ऑपोजिट पोजीशन लेके इसको हेज कर देगा ताकि लॉस कम हो। इफ़ यू हैव अ बाय पोजीशन you have to create a sell position and vice versa. The participant who perform hedging is known as hedger. Okay? तो दूसरा हम देखते हैं ट्रेडर और स्पेक्टेकुलर। तो ट्रेडर इज बेसिकली अ स्पेक्टेकुलर
दे एंटर द फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट करना रहता है। तो वो डायरेक्टली ट्रेडर ही होते हैं, आपके जैसे हमारे जैसे सब ट्रेडर होते हैं जो प्रॉफिट बनाने यहाँ पे आते हैं। दे डू नॉट हैव एनी रिस्क टू हेज, मतलब वो हेजिंग वगैरह नहीं करते, वो डायरेक्टली फ्यूचर बाय कर लेते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन बाय कर लेते हैं। उनका कोई स्टॉक रहता नहीं है वहाँ पे, उन्होंने कोई स्टॉक लिया नहीं होता है इक्विटी के अंदर, वो डायरेक्टली फ्यूचर या ऑप्शन में आ जाते हैं। वहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क काफ़ी हाई होता है। ओके, तो तीसरा हम एबिचर के ऊपर आते हैं। तो एबिचर क्या है, ये एक कहीं ना कहीं एक नया वर्ड है। तो ये क्या है कि ये अपना रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे कि इन्होंने अगर NSE के अंदर बाय किया है कोई भी स्टॉक या कोई भी फ्यूचर उन्होंने NSE के अंदर बाय किया है, तो वो जो सेल करेंगे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कर लेंगे, यानी कि अदर देन दैट एक्सचेंज दे सेल टू द अदर एक्सचेंज, तो वो कोई और एक्सचेंज में सेल करेंगे उसको। तो वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं मार्केट को। वेर एवर देयर इज चांसेस दे बाय फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल इन द अदर मार्केट। इन दिस वे दे मेक द रिस्कलेस प्रॉफिट। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक जो होगी वो होगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंडेक्स का मीनिंग हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, जिसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से एक इंडेक्स बनता है, वो किस तरह से मैनेज किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स, तो इंडेक्सेस को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, share and subscribe.